चुनाव का नतीजा ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। नहीं, ये तो जनता की वो अनकही कहानी है जो वो हमें आंकड़ों के जरिए सुनाती है। आज हम इटवा विधानसभा के चुनावी आंकड़ों में छिपे हुए इन्हीं संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि बेहतर शासन का रास्ता आखिर निकलता कहां से है। तो हमारी ये पड़ताल, इसका केंद्र है उत्तर प्रदेश, एक ऐसा राज्य जो, जैसा हम सब जानते हैं, भारत की राजनीतिक दिशा तय करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम और गहराई में उतरेंगे। हमारा फोकस होगा एक खास विधानसभा क्षेत्र पर, इटवा AC 305। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ के आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इटवा की जमीनी हकीकत क्या है, फिर ये चुनाव इतना कांटे के टक्कर का क्यों था, उसके बाद जनादेश का पूरा विश्लेषण करेंगे, थोड़ा अतीत में भी झांकेंगे और फिर इन सबसे सीखकर शासन का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आगे का रास्ता क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनाव को समझने का पहला कदम होता है वहां के लोगों, उनकी जिंदगी, उनकी परेशानियों को समझना। देखिए, इटवा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती है, गन्ना, धान, तिलहन, यही सब। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, मजदूर हों या किसान, वो चुनौतियों से भरी है। जरा सोचिए उस किसान के बारे में जिसे सिंचाई के लिए वक्त पर पानी नहीं मिलता, या उस नौजवान के बारे में जिसके पास खेती के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। और ये सिर्फ एक दो समस्याएं नहीं हैं। खराब सड़कें, आती जाती बिजली, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ये सब यहाँ की रोजमर्रा की सच्चाई है। तो इन्हीं सब हालात के बीच 2022 का चुनाव होता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आप देखेंगे कि यह चुनाव कितना दिलचस्प था। 2022 में इटवा की वोटर लिस्ट में 3,36,000 से भी ज्यादा नाम थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाती है कि इस क्षेत्र की अपनी एक राजनीतिक अहमियत है। लेकिन अब एक ऐसा आंकड़ा देखिए जो सच में चौंकाता है। कुल वोटर्स में से आधे से भी कम लोगों ने वोट डाला, सिर्फ 49.6%। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 50% से ज्यादा लोग कहां थे? क्या ये सिर्फ उदासीनता है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? इस सवाल पर हम आगे जरूर लौटेंगे। और नतीजा और भी हैरान करने वाला। जीत और हार का फैसला सिर्फ और सिर्फ 1,662 वोटों से हुआ। आप सोच सकते हैं, इतना कम अंतर। ये साफ साफ बताता है कि यहां का समाज राजनीतिक तौर पर कितना ज्यादा बटा हुआ है। अब अगर हम वोट शेयर के आंकड़ों को देखें तो ये करीबी लड़ाई और भी साफ हो जाती है। समाजवादी पार्टी को मिले 38.5% वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले 37.5%, यानी 1% से भी कम का फासला। बसपा और कांग्रेस, जैसा आप देख सकते हैं, इस दौड़ में काफी पीछे रह गए। तो अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर ये चुनाव इतना करीबी क्यों था? समाजवादी पार्टी ने ये छोटी सी लेकिन निर्णायक बढ़त हासिल कैसे की? इसका जवाब 2017 के आंकड़ों में छिपा है। 2017 और 2022 के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव आया वो था बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर में। देखिए, 2017 में बसपा को 30% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन 2022 आते आते ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 15% रह गया। मतलब उनका वोट बैंक सीधा सीधा आधा हो गया। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना। भाजपा का वोट शेयर तो लगभग उतना ही रहा, 37% के आसपास, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट वो 2017 के 29% से बढ़कर 38.5% हो गया। ये जो उछाल है, ये सीधा सीधा बसपा के टूटे हुए वोट बैंक से आया और यही सपा की जीत का सबसे बड़ा कारण बना। देखिए, जब वोटर इस तरह से एक पार्टी को छोड़कर दूसरी को चुनता है तो ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। एक मजबूत गणतंत्र के लिए ये कितना जरूरी है कि हमारी सार्वजनिक बहस, हमारा संवाद वो सूचित हो और गरिमापूर्ण हो। ये असल में वोटर की समझदारी का सम्मान करना है। और जानते हैं, इटावा का ये चुनावी मिजाज कोई नई बात नहीं है। अगर हम जरा इतिहास में पीछे जाकर देखें तो हमें यहाँ के वोटर्स की सोच के बारे में कुछ और भी गहरी बातें पता चलती हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि इटवा कभी किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा। 1993 में भाजपा, फिर निर्दलीय, फिर 3 बार सपा, फिर भाजपा और अब फिर सपा। यहाँ के मतदाता हर चुनाव में एक नया फैसला लेते हैं। इसी को हम कहते हैं स्विंग सीट, एक ऐसी सीट जहां हवा का रुख कभी भी किसी भी तरफ मुड़ सकता है। और यहाँ के वोटर्स की राजनीतिक समझ कितनी परिपक्व है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो इन 2 अलग अलग चुनावों के नतीजों में है। सोचिए, 2022 में विधानसभा के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना,
लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उसी इलाके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़े अंतर से जिताया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो राज्य और केंद्र के मुद्दों में फर्क करना बखूबी जानते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से अब तक हमने क्या समझा? हमने इटवा के लोगों की उम्मीदों और उनकी जरूरतों की एक साफ तस्वीर देखी। तो अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो यहां बेहतर शासन की नींव रख सकता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 आयामी रणनीति। और इसके जो 4 स्तंभ हैं वो सीधे सीधे उन जरूरतों और समस्याओं को संबोधित करते हैं जो हमने अभी अभी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में देखी। तो ये 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, कृषि और अर्थव्यवस्था, मतलब किसानों के हितों का ध्यान रखना, स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करना। दूसरा, शासन और विकास। इसका मतलब है कि जो भी स्थानीय शिकायतें हैं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, उन्हें दूर करना। तीसरा, पहचान और समुदाय, यानी सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और हर समुदाय का समावेशी विकास सुनिश्चित करना। और चौथा और सबसे जरूरी, नेतृत्व और नैतिकता, एक ऐसा लीडरशिप जो भरोसेमंद हो, साफ सुथरी हो और लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। और हां, जब हम लोगों की शिकायतों को दूर करने की बात करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी नागरिक की शिकायत से जुड़ा जो डेटा होता है वो एक पवित्र अमानत की तरह है। इसे पूरी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सहमति के आधार पर उनकी समस्या को हल करने के लिए ही होना चाहिए। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं और सच कहूं तो इटवा की जो चुनौतियां हैं उन्हीं में उसका सबसे बड़ा अवसर भी छिपा है। आपको याद है हमने शुरू में उन 50% से ज्यादा वोटर्स की बात की थी जिन्होंने वोट नहीं डाला। वो उदासीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका वोट ना डालना असल में जो पॉलिटिक्स एज यूजुअल है उसके खिलाफ एक खामोश विद्रोह है। ये कुछ बेहतर की मांग है। ये एक बहुत बड़ा तबका है जो एक ऐसे नेतृत्व का इंतजार कर रहा है जो नारों से आगे बढ़कर उनकी असल समस्याओं को सुने और सुलझाए। तो आखिरी सवाल यही है कि इटवा का भविष्य कौन लिखेगा? देखिए, इसका जवाब शोर मचाने वाली पार्टियों के पास नहीं है। इसका जवाब उन लोगों की खामोशी में छिपा है। भविष्य वो नहीं लिखेगा जो सबसे जोर से चिल्लाता है। भविष्य वो लिखेगा जो सबसे ध्यान से सुनता है, क्योंकि असली राजनीति सेवा है और शासन ही अंतिम लक्ष्य है।